F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये दोनों ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो, उसकी आउटपुट कैसे मैक्सिमम होएगी। आउटपुट मैक्सिमम करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड जो है वो हमने फिक्स करना होता है। वी हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड। कि स्टैंडर्ड मतलब दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। स्टैंडर्ड का मतलब दिस इज वेयर वी वांट टू रीच, दिस इज हाउ वी वांट टू डू, दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, है ना। बिकॉज दिस इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड। दिस इज with this method we are going to get the maximum output, we are going to create maximum wealth for the business. So we have to set a standard कि below this not acceptable, है ना। we have to fight for, we have to do something to get more than this. So that is standard. So standard means जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, सबका अपना एक लेवल होगा। उस लेवल से नीचे हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उस लेवल पे हमको पहुंचना है। दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टैंडर्ड। जैसे कहते हैं ना स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वर्किंग आवर, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर कितना है, तो हमने कहा 8 आवर्स स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स। कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने 8 आवर्स लिए। 24 आवर्स का डे नाइट होता है। 8 घंटे बंदे को मेडिकली सोने के लिए है, 8 घंटे काम करेगा और जो उसका 1/3 हिस्सा है वो जीवन से जुड़ी हुई बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए वो लगाएगा, ताकि उसका फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ भी हेल्दी रहेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हमने उसके जीवन के प्रतिदिन के को, पूरे डेली को हमने क्या किया, 3 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सा हमने रखा काम के लिए, ठीक है। और उतने देर काम करके आदमी की प्रोडक्टिविटी जो है वो बरकरार रहेगी। दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। अब कहीं पर मान लो आप जाते हो स्कूल ना, आपके स्कूल में जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो मान लो 45 मिनट्स का है या 55 मिनट्स का लेक्चर होता है। नॉर्मली 45 मिनट्स का स्कूलों में लेक्चर होता है, कॉलेजेस में 55 मिनट्स का लेक्चर होता है। ये स्टैंडर्ड लेक्चर का टाइम है, इसे कम नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी देर में हम कॉन्सेप्ट डिलीवर कर पाते हैं बच्चों को, और बच्चे भी इतनी देर तक कंसंट्रेशन में पढ़ पाते हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया। स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं बन जाता। स्टैंडर्ड जो है वो जो भी सर्कमस्टांशियल सिचुएशंस होते हैं, जो भी आपकी सिचुएशनल चीज़ें होते हैं, जो भी आपके आसपास सर्कमस्टांस होते हैं, उन सर्कमस्टांसेस का जो टोटल होता है ना, उस टोटल के बेसिस पे हम एक मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, देयर शुड बी व्हाट अ सर्टेन लेवल, जिस लेवल पे हम लोग कंफर्टेबली काम कर सकते हैं कि ये ठीक है, इससे कोई और गड़बड़ नहीं हो रहा। दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टैंडर्ड। और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है क्या किसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, आप देखोगे वहाँ पर जो स्टैंडर्ड टाइम है ऑर्डर पूरा करने का वो है 5 मिनट। 5 मिनट में आपने ऑर्डर दिया और 5 मिनट्स में ऑर्डर आपके टेबल पे है। कहीं पर स्टैंडर्ड टाइम है 15 मिनट्स, कहीं पे स्टैंडर्ड टाइम है हाफ एन आवर। वहाँ लिखा मिलेगा आपको हाफ एन आवर में आपको ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा। जैसे आप पिज़्ज़ा हट से या डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवाते हो, हाफ एन आवर का क्या उसका स्टैंडर्ड टाइम है। उससे लेट हुआ आप कहते हो कि भैया पिज़्ज़ा फ्री में मेरे को मिलेगा। ऐसा ही उन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट दिया, उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम हाफ एन आवर का कैसे रखा, ये इनका माल तैयार है, इनका डिलीवरी बॉय है, फ़ोन है, डिलीवरी बॉय ने दिया और वो रेंज देखता है कितने किलोमीटर में मुझे जाना है, उसको पूरी मैपिंग है उसके पास में, तो उसने अपना ये स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है ना बहुत कम है, ठीक है। दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो एनफ, स्टैंडर्ड एनफ हो गया, स्टैंडर्ड समझ में आ गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा हो गया सिंप्लीफिकेशन। देखो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जितने भी अननेसेसरी
चीज़ें हैं, सबको हटाओ यार। जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तो अपने आप जो अननेसेसरीज होंगी वो एलिमिनेट होती चली जाएंगी, यानी हटती चली जाएंगी। अननेसेसरीज का मतलब चाहे वो साइज हो, चाहे वो ग्रेड हो, ठीक है ना, चाहे वेराइटीज़ हों। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम जूतों का, हमारा जूतों का काम है, वी आर शूज़ जो है ना वो हम बनाते हैं, फाइन, क्या बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं। अब हमको पता है कि शूज़ बनाने में हमको डिफरेंट वैरायटीज़ की शूज़ बनती हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ की शूज़ बनाते हैं हम। अब हमने देखा कि यार जो वैरायटी की हम बनाते हैं ना, जिस वैरायटी की ज़्यादा हम बनाते हैं उस वैरायटी की डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो हमने क्या किया, हम जब हम उसको चेक करेंगे, हम देखें इस वैरायटी को हटाओ, इस वैरायटी को बनाना ही नहीं है, कट दिस वैरायटीज। साइज हम 2, 3, 1 का भी बनाते हैं। ये बच्चों की चप्पल, बच्चों के जूतों की डिमांड नहीं है यार। बच्चे थोड़े ना ऑफिस जाते हैं, खेलने जाते हैं, ऐसे उसके जूते थोड़े ना उतने टूटते हैं कि तुम इसमें इसको इतना मतलब तरजीह देते हो। तुम एक काम करो, इसके प्रोडक्शन को कम करो और बड़ों के प्रोडक्शन को बढ़ाओ। व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर सिंप्लीफाइंग। अब जैसे मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड काम है, उस काम को हमने क्या करना है, सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देना है। सिंपल का मतलब ये नहीं होता क्वालिटी डिग्रेड करना है। सिंपल का मतलब होता है जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो रुकावटें हैं, जो बॉटलनेक्स हैं, उनको हटाना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको हटाना। दैट इज व्हाट कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बॉटलनेक या रुकावट किसके अगेंस्ट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के अगेंस्ट हो सकती है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसी वैरायटी, कोई भी ऐसा साइज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपके लाइन में आपके प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन को कम कर रही है, आप उसको एलिमिनेट कर दो। दैट इज व्हाट कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है जी, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेथड स्टडी है। मित्रों, मेथड स्टडी का मतलब कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स से, कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, कोई भी प्रोडक्ट, एक्चुअली एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो भी इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक दिए वो उसने शॉप फ्लोर से दिया, फैक्ट्री के फ्लोर से दिया, तो इसलिए उसकी सारी चीज़ें फैक्ट्री से रिलेटेड ही होंगी, राइट। तो जिसके बारे में पढ़ रहे हो एफ.डब्ल्यू. टेलर का, वो मैकेनिकल इंजीनियर था, तो उसने जो उसने टेक्निक दी है, वो सारी टेक्निक, एक एक टेक्निक को आप पढ़ेंगे ना, वो सब दिखेगा आपको कि यार ये फैक्ट्री से निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जहाँ होता है वहाँ से निकल के आ रहा है। जैसे मेथड स्टडी, मेथड क्या, कोई भी काम करने का तरीका है ना, एक काम करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो हमको स्टडी करनी है, सारे मेथड को करके देखना है, थोड़ा एनालिसिस के बाद, ठीक है ना। तो कोई भी टास्क अगर करता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टास्क अगर करता है, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते। मान लीजिए कोई भी काम है जिसको हम क्या करेंगे, एक मेथड किया, करके देखा, अच्छा मेरे लिए सूटेबल कौन सा है, कौन सा वाला सूटेबल मेथड है, कौन सा वाला क्वालिटेटिव मेथड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट भी मिलता है, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, कम समय में होगा, एफिशिएंसी के साथ आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा, मैं उस मेथड को क्या करूँगा, चूज़ करूँगा। समझ में आ रही बात। तो मेथड स्टडी का मतलब जब भी कोई वर्कर कोई टास्क करता है, कोई भी पर्टिकुलर टास्क करता है, काम करता है, तो करते करते ये पता चल जाता है कि कौन सा वाला मेथड ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे और एफिशिएंट, मतलब वही एफिशिएंटली हो जाए, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हो जाए। नेक्स्ट उसने बात करी यार मोशन स्टडी। देखो फैक्ट्री में जब वर्कर काम करता है ना, तो उसके लिम्ब्स के बड़े सारे मूवमेंट्स होते हैं, है ना, शरीर का मूवमेंट होता है, फाइन। तो हमको ये देखना है कि कितने सारे अननेसेसरी मोशंस हैं इसके, कितने सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं। अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल ले लो, आप किसी फैक्ट्री में वर्कर हो, या वर्कर को इमेजिन करो, इमेजिन कर रहे हो,
चलो तुम अपना बाइक, स्कूटी, कार सर्विस कराने जाते हो, जो तुम सामने खड़े हो जाओ, अब तुम देखो कि उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी औजार हैं, वो औजार कहाँ रखे हुए हैं और प्लेटफॉर्म कहाँ है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो आपकी गाड़ी को या आपकी बाइक को या आपकी कार को सर्विस कर रहा है। वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है, वो सारे इक्विपमेंट उठा करके यहाँ लेके आता है। ठीक, आपकी गाड़ी की सर्विस करना शुरू करता है। एकदम से याद आता है, यार ये वाला जो इक्विपमेंट है, जो मशीन है, जो टूल है, वो टूल तो नहीं है इसमें। वो ढूंढने लगता है, उसमें टूल नहीं मिलता है। फिर वो चल के जाता है, फिर वहाँ से लेके आता है। 10 मिनट फिर लगा। अब ये सारे मूवमेंट्स क्या हैं? अगर उसके टूल्स को उसके प्लेटफॉर्म के पास ही नंबर वाइज लगा दिया जाए, और आप कई जगह देखेंगे बड़ी ऑर्डर में रखा हुआ है, कई जगह देखेंगे एक डब्बे में सारा रखा हुआ है, डब्बे में से ढूंढने में टाइम लगता है। लेकिन अगर अलग अलग से सजा करके रख दिया जाए, इतने नंबर का इतने, उसमें नंबरिंग होती है, तो आपको सीधे वो उठाएगा और काम करेगा, उसका हाथ ही वहीं पे जाएगा। आपको याद है हेनरी फेयोल का एक प्रिंसिपल था, ऑर्डर। क्या बताया था हमने कि हर चीज का अपना एक जगह होता है और हर चीज अपनी जगह पे होती है। तो अपनी जगह पे नहीं थी, तो अपने जगह पे उसको आप रख दीजिए, उस तरीके से आप सेट कर दीजिए, तो आपका मोशन क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा। दूसरी बात, आप कोई काम करने के लिए मान लो बार बार उठते हो बैठते हो, उठते हो बैठते हो, तो इससे क्या होता है, फटीग, थकावट बढ़ती जाती है। आगे हम पढ़ेंगे फटीग स्टडी, थकावट बढ़ती जाती है। ये अननेसेसरी मोशंस हैं। इन मोशंस को हमने क्या करना है, इस तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार करना है, इस तरीके से उसका वर्क का जोन हमने रखना है, जहाँ पर कि उसके अननेसेसरी मोशंस नहीं हो, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं हो, अनप्रोडक्टिव जो मूवमेंट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं उसको हटा दीजिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड मोशन स्टडी। और मोशन स्टडी इसलिए करी गई, मोशन स्टडी से एलिमिनेशन किसका हो गया, अननेसेसरी मूवमेंट्स और अननेसेसरी इक्विपमेंट्स को एलिमिनेट कर दीजिए, इसलिए मोशन स्टडी होगी। मेथड स्टडी से अननेसेसरी जो मेथड्स हैं, उन मेथड्स को आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना। उस मेथड से आपने काम नहीं करना है जो मेथड अनप्रोडक्टिव है, जो मेथड आपको आउटपुट कम देता है, एफिशिएंसी जिसमें नहीं है, उसको कम कर दें। उसके बाद आप देखेंगे टाइम स्टडी है। बेटा जब मैं टाइम स्टडी की बात करता हूँ तो फिर वही बात, कितना समय लगता है किसी काम को करने में, किसी आप उस टेक्निक का इस्तेमाल करें ना। टाइम स्टडी का मतलब हुआ कि हम उस मेथड का इस्तेमाल करें या हम उस टेक्निक का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, जिसमें मतलब इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं, जैसे हम लोग अभी हमने बताया आपको स्टैंडर्डाइजेशन, वो तो वर्क को मैंने स्टैंडर्डाइज किया, सिंप्लीफाई किया। अब मैं अगर मैं किसी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, जैसे मैंने कहा कि प्रतिदिन दिन में एक हमारे पास में मशीन है, एक हमारे पास में मशीन है और हमारे पास में लेबर है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो प्रोडक्शन होगा। मशीन भी है, लेबर भी है। मशीन भी हमारी सपोज करते हैं हाई क्वालिटी की है, लेबर भी हमारा स्किल्ड है, तो जो प्रोडक्शन होगा, जो टाइम लगेगा, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। समय क्या लगेगा, कम लगेगा। स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या होगा, छोटा होगा। अगर वहीं आपकी टेक्निक पुरानी हो और आपका लेबर भी और लेबर स्किल्ड है, तो पहले के मुकाबले यहाँ पर टाइम आपकी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। स्किल्ड है होने के बावजूद भी उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है, तो समय टेक्नोलॉजी की वजह से कम लग रहा है, स्किल की वजह से नहीं। तीसरी सिचुएशन ले लीजिए, टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी है और स्किल भी आपका मतलब पूरा जो है स्किल्ड नहीं है, आप फुल्ली स्किल्ड नहीं है, आप सेमी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, तो टाइम लगेगा, प्रोडक्ट भी खराब होगा। चौथी सिचुएशन आप ले लो कि आपके पास में स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी हाई है, यहाँ भी आप लैक करोगे क्योंकि स्किल नहीं है। तो स्टैंडर्ड टाइम हम देखते हैं, स्टैंडर्ड टाइम किसी चीज़ का जो फिक्स करते हैं वो रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल और रीजनेबल डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन से जो भी टाइम लगता है प्रोडक्शन में,
जो भी प्रोडक्शन टाइम होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम बना लेते हैं। और इसलिए हम टाइम स्टडी करते हैं कि कितना टाइम एक्चुअली जो रीजनेबल स्किल और रीजनेबल टेक्नोलॉजी के साथ किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना समय लगेगा। वर्ड क्या यूज़ किया मैंने, रीजनेबल, है ना। दैट इज व्हाट कॉल्ड टाइम स्टडी। तो जॉब को आप क्या करते हो, यहाँ पर बहुत सारी सीरीज में आपका काम होता है, मतलब काम को आप क्या करते हो, डिफरेंट सीरीज में बांटते हो। और हर सीरीज में क्या समय लगा, हर जगह पे क्या समय लगा, उसको देखते हुए आप डिटरमिन करते हो। और आपने एक और काम कर सकते हो, जैसे मान लो अभी आपको पेपर देना है, ठीक, अभी आपके 38 क्वेश्चंस आएंगे, आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन का 1 मार्कर क्वेश्चन करे, 1 मार्कर करने में कितना समय लगता है। जब या पहली दफ़ा जब आप ऐसे कर लो, ऐसे सोच लो कि आपने क्या किया, सैम्पल पेपर करना शुरू किया, ठीक है, पूरा सैम्पल पेपर करना शुरू किया, घड़ी के घंटे ने बजाए 3, आपने पेपर करना शुरू कर दिया और आपने उसमें क्या लगा, स्टॉप वॉच लगा दिया, उसमें आपने टाइमर लगा दिया, और टाइमर जो है 3 घंटे का लगाया क्योंकि पेपर तो 3 घंटे का होता है। और आपने क्या किया, टाइमर को लगा करके छोड़ दिया। जैसे ही तीसरा घंटा हुआ, टाइमर अपने आप बज पड़ा, आपने पेन को छोड़ दिया। अब आप चेक करो कि क्या 3 घंटे में पेपर खत्म कर पाए। स्टैंडर्ड पेपर का टाइम कितना है, 3 घंटा है, आपसे नहीं हुआ, ठीक है जी, आपसे नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे करके हमने क्या किया, प्रयोग किया, 10, 20, 25, 50, 30, 40, 50, 100 बंदों के ऊपर ये टेस्ट किए और तब जाकर के हमने देखा कि नहीं यार, ये पेपर बहुत ही कठिन है, 3 घंटे में तो होने वाला है ही नहीं। तो हमने उस पेपर का स्टैंडर्ड टाइम बढ़ा करके 3.5 घंटे कर दिया। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अगर रीजनेबली इसको 2.5 घंटे में कर लेता आदमी तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम घट के कितना हो जाएगा, वो पेपर कितने घंटे का होगा, 2.5 घंटे का हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड टाइम या टाइम स्टडी एक्चुअली इसलिए की जाती है और इस तरीके से की जाती है ना। अच्छा, जैसे और एक और चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ से ले लीजिए कि आपने 3 घंटे का टाइमर लगाया, पहले दिन पेपर आपने किया, 3 घंटे में नहीं हुआ। फिर दूसरा आपने सैंपल पर और तैयारी करी और तैयारी की, दूसरा सैंपल पेपर उठाया और फिर आपने किया, तो उस दिन आपको 3 घंटे 5 मिनट 10 मिनट में पेपर खत्म हो गया। टाइमर बजा लेकिन 5 मिनट लेकर के आपने अपना ख़त्म किया। आपने देखा कि यार पूरे टाइम में नहीं हो रहा। अगर बोर्ड वालों ने पेपर बनाया होगा 3 घंटे का, तो ये 3 घंटे सोच समझ के ही बनाया होगा, 3 घंटे में ही होना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम है 3 घंटा, इतना ही होना चाहिए। यानी मेरी एफिशिएंसी में कमी है, मेरे स्किल में कमी है, मेरी एबिलिटी में कमी है। तो आप अपने एबिलिटी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। फिर से एक टेस्ट लेते हैं 3, 4, 5 दिन के बाद, और उस दिन एक वंडर हुआ। उस दिन क्या वंडर हुआ, तो आपने पेपर 2 घंटे 45 मिनट में ख़त्म कर दिया और 10 मिनट लगा करके आपने उसको रिवाइज़ किया, 15 मिनट लगा करके बड़े ही कंफर्टेबली आपने पेपर उसको सबमिट कर दिया। अब आपने कहा कि हाँ, अब मेरी एबिलिटी, मेरी एलिजिबिलिटी, मेरी स्किल जो है ना एनहांस हो गई है, अब मैं इस स्टैंडर्ड को भी बीट कर रहा हूँ। समझ में आई बात। सो उस तरीके से टाइम जो है ना, टाइम स्टडी होती है। कहानी समझ में आ रही है। चलिए, अब जैसे इसका हमने एक और स्टडी करना है आपको, फटीग स्टडी। तो मित्रों, फटीग स्टडी का मतलब है कि बंदा ना थक जाता है कितने देर के बाद। इसका मेन आइडिया ये है कि कितने देर के काम के बाद बंदों को रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए। कितने देर काम करने के बाद बंदों को रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कोई काम होता है मैनुअल काम होता है ना, जहाँ पर शरीर का प्रयोग करना होता है। शरीर का प्रयोग समझते हो आप, जहाँ पर फिजिकल लेबर का ज़रूरत पड़ता है। अब मशीन इस पे काम करने में, जो मकानों में काम करते हैं, बिल्डिंग्स जो बनती हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं, देखो लगातार देखो वो हर थोड़े देर के बाद ना कहीं सुस्ता रहा होता है, वो रुका हुआ होता है, बतिया रहा होता है। समझ रहे हो आप। यानी वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा होता है, वो बतिया रहा होता है। क्या हो रहा है, उसके रेस्ट इंटरवल्स हैं, वो उसमें वो
वैसे तो आप क्या देखते हो कि लंच करने के आधे घंटे का ब्रेक हुआ, लेकिन चूंकि उसका मैनुअल वर्क है, आप ध्यान से देखोगे तो कॉन्टिन्यूसली उसके लिम्स नहीं चल रहे होते हैं, उसके लिम्स रुके हुए होते हैं, वो रेस्ट की पोजीशन में होता है, ठीक है, उसको ज़्यादा चाहिए होता है। जो मेंटल वर्क करता है उसको कम रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मेंटल वर्क है ना, तो माता क्या आपके हिसाब से थोड़ी ना बंद होगा, बंद बुझ थोड़ा ही होगा, वो तो चलता रहता है। आप अकाउंटिंग नहीं भी करो फिर भी अकाउंटिंग चल रहा है आपके दिमाग में। आपने अकाउंटिंग, आपने कंप्यूटर से आप उठ गए हो, आप जो अकाउंटिंग कर रहे थे आपने कंप्यूटर छोड़ दिया है, आप लंच करने चले गए हो, फिर भी आपके दिमाग में अकाउंटिंग ही चल रहा है। लंच तो बस लिम्स हिल रहे हैं, खा रहे हो, सोच आप अकाउंटिंग ही रहे हो, तो वो तो नहीं हुआ, ठीक। तो एक्चुअली ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो फिजिकल लेबर या मैनुअल वर्क के लिए ही ये स्टडी हो रही है, कि इसके बाद इतनी देर के बाद बंदा थक जाता है। अब 4 घंटे लगातार काम किया, इसको ब्रेक दे दो आधे घंटे का। अच्छा, ब्रेक का भी पीरियड कितना होना चाहिए? ज़्यादा लंबा ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मालूम? अब बंदे को काम करने का मन ही नहीं करेगा। लंबा ब्रेक अगर रिसेस आपका 1-1.5 घंटे का हो जाए, अरे भाई, तो उसके बाद क्लास में जाने का मन करेगा, उसके बाद लगेगा घर चलो यार, छोड़ो आज पढ़ाई, छोड़ो आज नहीं करें। तो एक रीजनेबल गैप होना चाहिए फैटीग स्टडी, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जी है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बेटा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 5 बंदे काम कर रहे हैं ना, तो उसमें से क्या होते हैं, कुछ लोग बड़े ही लायक होते हैं और कुछ लोग बड़े ही नालायक होते हैं। तो लायक आदमी को और नालायक आदमी को दोनों ही सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सेम मशीन पे काम कर रहे हैं, दोनों की सैलरी भी सेम है। नालायक मतलब जो काम वाम नहीं करता हो, इधर उधर घूमता रहता हूँ, टहलता रहता हूँ, सबका हालचाल पूछता रहता हूँ, हाँ भाई और कैसे है, तेरी मुन्नी के ब्याह करने थे भाई, मुन्नी के ब्याह हुए, कोई लड़का वड़का मिला? अरे भाई साहब कहाँ मिला मुन्नी का, तो ढूंढ रहे हैं, बस ये बात करके फिर अगले पे पहुँच गया। और कैसे हो हरिया काका? बढ़िया। अरे बढ़िया बेटा, कहाँ रहता है तू? आजकल तो मेरे घर पे आता नहीं, दिखता ही नहीं तू, कभी कभी चाय पीने आ जाया कर। अच्छा, ये सबका हाल चाल लेकर के अपना आ गया, फिर बैठ गया, बैठ करके फिर अपना टाइम पास किया। ये लोग होते हैं नालायक, ये निकम्मे, काम नहीं करने वाले। कुछ लोग होते हैं जो काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, वो होते हैं लायक लोग। अच्छा, फिर इसका दिल किया तो थोड़ा सा काम कर लिया, काम भी कर रहा है तो है ना, काम भी कर रहा है वो, लेकिन साथ में क्या कर रहा है? आजकल गाने का जो ट्रेंड चल रहा है, गाने का ट्रेंड नहीं, एक कौन सा गाना होता है, लड़कियां जो नाच रही हैं ऐसे ऐसे, जो हाँ तो वही गाने ना, वो बुदबुदा भी रहा है और काम भी कर रहा है, कुछ भी। और काम जो कर रहा है ना, उसमें यहाँ से ऐसे उठाएगा वैसे उठाएगा, मतलब ही इज सो स्लो इन हिज वर्क, इज वेरी मच स्लो इन हिज वर्क, ही इज सिंपली पासिंग द टाइम कि व्हेन द बेल विल रिंग and I will leave the premises. So he is in that particular mode. तो पूरे दिन में उसने क्या किया? 5 पीस बनाए। स्टैंडर्ड पीस है 20, बनाए उसने कितने? 5। महीने के अंत में जिसने 20 बनाया, 25 बनाया, उसकी भी सैलरी उतनी, इसकी भी सैलरी उतनी। अच्छा, अब क्या होगा? जो 20 वाला बना रहा था वही बनाना छोड़ेगा, कहेगा यार काम ना करो तब भी काम करो, तब भी बात एक ही है, इसको भी उतना मिलता है, हम क्यों इतना काम करें, क्यों पागल बने। लेकिन कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अगर पैसे लेते हैं तो काम तो करना चाहिए ना, नहीं करेंगे ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोग बहुत होते हैं, ये गिनती के लोग नहीं होते, गिनती के लोग ये पाप वाले होते हैं, ये बात समझ लीजिए आप। ज़्यादा लोग सिर्फ ये होते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलो, आप देखो वो ईमानदारी का खाता है, ठीक है ना। बेईमानी में ना थ्रिल है, बेईमानी ना ग्लैमर है, मतलब बेईमानी में ग्लैमर है, उस ग्लैमर की वजह से वो आपको ज़्यादा दिखता है, समझ में आता है।
ईमानदारी में ग्लैमर नहीं है, वो सूखा है, रूखा है। गेट माइंड, ईमानदारी जो है सूखा है, रूखा है, उसमें कोई ग्लैमर नहीं है, इसलिए उसकी पहचान है, लेकिन इसलिए वो इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, सिर्फ अंतर इतना ही है। लेकिन ज़्यादा लोग ईमानदार हैं, आप ध्यान से देखना, मेरे को तो ज़्यादा लोग ईमानदार ही मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी मेरी दृष्टि है, भाई ऐसी दृष्टि नहीं है, ऐसा ही है। कहीं भी आप जाओ ना, आप देखोगे आपको आपके पैसे छूट रहे होंगे, आप किराने की दुकान पे जाओ, आपके पैसे छूट रहे होंगे, आपको बुला करके पैसे देता है, भाई साहब पैसे ले लो। आपके साथ ये हादसे होते रहते हैं, मेरे साथ तो अक्सर होता है। और मैं 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये मैं भूल जाता हूँ, मतलब सामान लिया आपने, चल पड़ा, ध्यान पे नहीं रहता। भाई साहब सुनो, आधा तकरीबन ये समझ लो कि 200-400 मीटर जाने के बाद मुझे याद आता है उससे पैसे लिए क्या नहीं लिए, फिर वापस जाता हूँ, कहता हूँ भाई साहब अरे आपको इतनी आवाज़ दी, आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। अक्सर मेरे साथ होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में भी मैं चलते चलते चला जाता हूँ, तो हो जाता है ऐसे। एनीवेज, तो दोनों को समान वेतन अगर देंगे, दोनों को अगर समान वेजेस देंगे, तो ऐसा होगा ना कि लोगों के अंदर कई बार क्या होगा, असंतुष्टि होएगी। क्या होगा? असंतुष्टि होएगी, रोष होएगा, और उस रोष में वो मैनेजमेंट से भिड़ जाएगा कि नहीं उसके भी उतने ही, मेरे भी उतने ही, मेरे बढ़ाओ भाई। ये नहीं कहेगा रामू को कम दो, वो फिर रामू से भाईचारा टूट जाएगा ना, मेरे बढ़ाओ भैया। तो मैनेजमेंट कहती है कि चलो यार, हम FW टेलर के इस टेक्निक को लेंगे, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इसमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स की कैटेगरी हम बांट देंगे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी बांट देंगे, और हम एक स्टैंडर्ड रेट रखेंगे। स्टैंडर्ड, जैसे मान लो कि 20 पीस डेली का बनाना है सबको, 20 पीस बनाओगे तो भैया ये सैलरी, इतनी सैलरी पे 20 पीस तो बनना ही चाहिए, नहीं तो सैलरी कट जाएगी। अच्छा, जो बंदा मान लो आलसी है, वो कहेगा अरे यार 20 पीस नहीं बनाऊंगा, बीवी को तो इतनी सैलरी बोली हुई है, घर जाऊंगा महीने के अंत में लात मारेगी मेरे को, तो यार 20 तो कम से कम बना ही लेता हूँ, उम्र तक करता हूँ 20 तो बना ही लेगा वो। लेकिन जो बंदा मोटिवेटेड है वो क्या करता है, 25 बनाता है। मैनेजमेंट ने कहा हुआ है कि जो बंदा इससे ऊपर जाएगा उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड पूरा करना ही करना है। इससे नीचे रहोगे तो सैलरी कट जाएगी आपकी, इससे ऊपर जाओगे तो उसका बोनस आपको मिलेगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब जो एफिशिएंट वर्कर है उसको क्या मिल रहा है, बोनस भी मिल रहा है। मान लो 20 पीसेस बनाने हैं, उसने 25 बनाए, तो 5 उसी समय में बना लिए, तो उसने समय बचाया ना, उसने क्या किया, टाइम बचाया। 8 घंटे में 20 बनाने थे, यानी पर घंटे 1.5 नहीं, पर घंटे 2.5, ठीक है ना, पर घंटे 2.5 यूनिट्स। उसने 25 बना दिए, यानी उसने 2 घंटे टाइम सेव कर ली, 2 घंटे टाइम सेव कर ली। उस टाइम सेव का उसको बोनस मिल जाएगा। जब ग्रेजुएशन में जाएंगे मैं आपको कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा ये, ठीक है ना, निकालना कैसे निकालते हैं, लेबर टर्नओवर, हम लोग इसको प्लान जो बनाते हैं ना वहाँ पर हम सिखाते हैं। तो समझ में आया आपको डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और आपको मालूम है, जैसे ही हमने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कर लिया, यानी इसमें 2 चीज़ें हमने बता दी। स्टैंडर्ड से नीचे करेगा तो उसको लोअर रेट से मिलेगा, स्टैंडर्ड या उससे ऊपर करेगा उसको हायर रेट से मिलेगा। स्टैंडर्ड से करेगा तो नॉर्मल रेट है, स्टैंडर्ड से नीचे जाएगा लोअर रेट, स्टैंडर्ड से ऊपर जाएगा तो हायर। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम हो गया। पर डिफरेंट टाइप, एक हमने स्टैंडर्ड बनाया, नीचे जाओगे तो लोअर मिलेगा, स्टैंडर्ड पर रहोगे तो इतना मिलेगा, उससे ऊपर जाओगे तो भाई तुमको बोनस मिलेगा। तो बाकी सब लोग खुश हो जाएंगे ना, हाँ, प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। जिसके साथ ही आपका ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश। तो ये 3 आपके हो गए पार्ट में, ये चैप्टर आपके 3 पार्ट